गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स। और आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर फ़रहत इंग्लिश टापू के ऊपर आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज आप ये जानते हैं कि इस चैनल का नाम थोड़ा सा यूनिक है, फ़रहत इंग्लिश टापू। इस चैनल पर वही लोग आएंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम की या लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। चलिए आज हम बात करते हैं कि ये कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को ज़रूर कर लेने चाहिए, ख़ास तौर से जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज इन्हीं क्वेश्चंस को समझाते हुए मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को इसीलिए डिस्कस करूंगी ताकि आप हमेशा के लिए याद रखें, और कहीं ना कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाऊंगी किस तरह से आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बाय विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू माइकल फॉकल्ट डज पावर ऑपरेट। वो पूछ रहा है आपसे कि दो ऐसे प्रोसेस बताइए माइकल फॉकल्ट के अनुसार जिनसे पावर ऑपरेट को कंट्रोल किया जाता है, या पावर ऑपरेट के दो ऐसे कोई भी प्रोसेस आपको बताने हैं। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें कि टेक्निक आ रही है, इट इज़ नॉट राइट। एंड द फोर्थ ऑप्शन पे देखिए, बाय रिपरेशन रेदर देन एग्रीमेंट, इट इज़ नॉट राइट। इन दोनों को निकाल दीजिए बिल्कुल दिमाग से कि माइकल फॉकल्ट का जो रिलेशन था वो टेक्निक और एग्रीमेंट के साथ तो बिल्कुल नहीं था। अब आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है बाय नॉर्मलाइजेशन रेदर देन लॉ, यानी लॉ से आप याद रखेंगे कानूनी तौर पर। एंड थर्ड है बाय कंट्रोल रेदर देन पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से। जाहिर सी बात है जहाँ लॉ की बात होगी वहाँ पनिशमेंट की भी ज़रूर बात होगी। तो थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब कुछ वर्ड या कुछ टर्म्स ऐसी निकाल लीजिए शॉर्ट ट्रिक अपनाते हुए कि अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। माइकल फॉकल्ट जो पावर ऑपरेट करता था उसके टू प्रोसेस हैं। पहला है आपका बाय नॉर्मलाइजेशन रेदर देन लॉ, एंड थर्ड इज़ बाय कंट्रोल रेदर देन पनिशमेंट। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट। बाकी इसके अलावा जो दो ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, इज़ इट नॉट राइट। ठीक है, इट इज़ नॉट राइट। तो ये आप समझेंगे कि ये दोनों सही नहीं है। और हमारा जो माइकल फॉकल्ट है उसका रिलेशन किसके साथ है? लॉ के साथ और पनिशमेंट के साथ। बस ये दो चीज़ें आप याद कर लीजिए। और नीचे आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन हिज एसे डिसिप्लिन एंड पनिश 1975, माइकल फॉकल्ट ऑपरेट्स बाय नॉर्मलाइजेशन रेदर देन लॉ एंड कंट्रोल रेदर देन पनिशमेंट. He laid out his thought on how the elite in the society dominate and control the rest of society. अंडरस्टूड? ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनका एक एस्से था जिसका नाम था डिसिप्लिन एंड पनिश। 1975 में माइकल फॉकल्ट ने अपने इन्हीं दो प्रोसेस के थ्रू अपने इस एस्से में पावर ऑपरेट करने की बात कही थी। और उनका यही मुख्य रूप से विचार था कि अगर हम अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी डोमिनेंट पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सोसाइटी को थोड़ा सा शांतिपूर्वक रूप से ये दो लॉज अपनाने चाहिए, दो प्रोसेस अपनाने चाहिए। पहला था नॉर्मलाइजेशन रेदर देन लॉ एंड द कंट्रोल रेदर देन पनिशमेंट। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। इस तरह करके आपको ये क्वेश्चंस अपना अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ रिटन बाय एन इंग्लिश मैन इन यूनिवर्सल लैटिन इज़ फर्दर एडेड टू बाय द फ्लेमिश पीटर गिल्स, is revised by the Dutch Erasmus, is printed at Leuven in 1516, later at Paris, still later at Basel, where it was illustrated by two woodcuts from the hand of the German Holbein. अब यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी बुक्स थी जो कि यूनिवर्सल लैटिन में लिखी गई और इंग्लिशमैन इन यूनिवर्सल लैटिन ने जिसको लिखा, जिसके द्वारा लिखी गई। एंड इज़ फर्दर एडिड टू बाय द फ्लेमिश पीटर गिल्स, और जिसमें बाद में फिर जोड़ लिया गया था पीटर गिल्स को भी। इज़ रिवाइज्ड बाय द डच इरेस्मस, इज़ प्रिंटेड एट लॉवन इन 1516। इसमें 1516 में जो इरेस्मस थे उन्होंने लॉवन में इसको प्रिंटेड कराया। एंड लेटर एट पेरिस, स्टिल लेटर एट बेसल, वेयर इट वाज इलस्ट्रेटेड बाय टू वुडकट्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द जर्मन हॉलबेन। ये आपसे पूछा गया है कि बताइए वो कौन सी बुक थी जिसके अंदर ये सारे जो हैं वो इवेंट्स होते चले गए, या इस तरह से देखें तो ये सभी फिनोमिना उस टाइम पर उसके साथ हुए।
तो इसका सही आंसर होगा आपका सी यानी यूटोपिया। यूटोपिया इज़ ए वर्क ऑफ फिक्शन एंड सोशियो पॉलिटिकल सटायर बाय थॉमस मोर। पहली बात तो आप यही याद रख लीजिए कि थॉमस मोर के द्वारा लिखी गई यूटोपिया है और ये एक ऐसा वर्क फिक्शन है जो कि सोशियो पॉलिटिकल सटायर था। दिस बुक वॉज रिटिन इन लैटिन, यही बुक थी जिसको लैटिन में लिखा गया, एंड इज़ फर्दर एडिड टू बाय द फ्लेमिश पीटर गिल्स, इज़ रिवाइज्ड बाय द डच इरेस्मस, इज़ प्रिंटेड एट लॉवन इन 1516। यही वो बुक थी जिसमें आगे फ्लेमिश के द्वारा भी फ्लेमिश पीटर गिल्स के द्वारा कुछ जोड़ा गया था, इसमें कुछ पार्ट, और इसका रिवाइज्ड अगर हम बात करें, इसको रिवाइज्ड किया गया डच इरेस्मस के द्वारा, फिर उसने लॉवन में 1516 में इसको प्रिंट आउट कराया। द फर्स्ट एडिशन कंटेन ए वुड कट मैप ऑफ द आइलैंड ऑफ यूटोपिया। सबसे पहले एडिशन में जब वुड कट मैप पर इसका यूटोपिया नाम के एक आइलैंड को दिखाया गया। समझ में आया? तो ये था आपकी यूटोपिया जिसमें कि इतने सारी चीज़ें या इतने सारे घटनाक्रम हुए, जिसको हम कह सकते हैं कि इतने सारे फिनोमेना इसके अंदर हुए थे। अंडरस्टूड? उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एडिशन ऑफ द लिरिकल बलाड वॉज द फर्स्ट वन टू हैव द प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा पहली बार लिरिकल बलाड वो कौन सा था जिसका एडिशन बताइए कब किया गया? तो 1798 में एडिशन किया गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा सबसे पहले लिरिकल बलाड का, जो उनके द्वारा लिखा गया ये एडिशन था 1798। बस आप इसको याद रखिएगा क्योंकि वर्ड्सवर्थ की बात आ गई तो वर्ड्सवर्थ का टाइम पीरियड भी आप याद रखिए। इसका आंसर देख लेते हैं, थोड़ा समझिए इसको। द लिरिकल बैलाड वॉज ए कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ सेंट कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चीज़ याद रखनी है कि ये वर्क जो द लिरिकल बैलाड था वो किसका था? एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क था, यानी दोनों ने मिलकर साथ साथ लिखा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन 1798 विद 4 पोएम्स ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका जब फर्स्ट एडिशन आया 1798 में जब ये पब्लिश हुई तो 4 पोएम इसमें एस.टी. कॉलरिज की थी एंड 19 पोएम इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। द सेकेंड वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन 1800 इन विच वर्ड्सवर्थ included preface to the lyrical ballads। सेकेंड वॉल्यूम जब पब्लिश होता है 1800 में तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को जोड़ा और इसी को प्रीफेस के नाम से भी जाना गया और यही लिरिकल बैलाड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलाड क्या है और किस ईयर में ये पब्लिश हुआ, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम। और ये कोलैबोरेटिव वर्क है, यानी कि ये एक सहयोगात्मक वर्क है जिसे एस.टी. कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ ने साथ साथ लिखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट आर जैन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड। Which one of the following critical text begins with the above assertion? आपसे पूछा जा रहा है वो ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है जैन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड, और इनमें से क्रिटिकल टेक्स्ट की शुरुआत बताइए वो किसने की थी असर्शन के ऊपर। यहाँ पर बात आ रही है एफ.आर. लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन। तो किसने की थी? एफ.आर. लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन। इसका आंसर देखते हैं। क्रिटिकल टेक्स्ट सबसे पहले क्रिटिकल टेक्स्ट मतलब इसके ऊपर किसने लिखा था? तो क्रिटिकल टेक्स्ट लिखा गया द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट आर जैन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड बिगिंस इन फ्रैंक रेमंड लेविस द ग्रेट ट्रेडिशन। दिस बुक इज ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1948। तो इट वॉज द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एफ.आर. लेविस द ग्रेट ट्रेडिशंस बुक थी और ये इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो 1948 में हुआ था। तो आप अच्छे समझ गए होंगे क्रिटिकल टेक्स्ट कौन सा है। ये क्रिटिकल टेक्स्ट है जोसेफ कॉनराड ने जो शुरुआत किया था उसके ऊपर लिखा गया। फ्रैंक रेमंड लेविस ने लिखा द ग्रेट ट्रेडिशन। दिस बुक इज़ ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पब्लिश्ड इन 1948। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैचिंग। मैचिंग को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, जैसे कि करेक्टली मैच द बुक्स विद द राइटर इन ऑप्शन सी। इसको अगर हम देखें तो आंसर को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैचिंग अगर आता है तो ए है द मैड वुमेन इन द एटिक। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि मैड वुमेन इन द एटिक की बात हो रही है, तो ये किसका है? ये है आपका फ्रांस फैनॉन का। द मैड वुमेन इन द एटिक फ्रांस फैनॉन से आप इसका मैच करेंगे। द रेस्ट ऑफ द अर्थ,
नंबर बी द रेस्ट ऑफ द अर्थ। नंबर बी का है स्टीफन ग्रीनब्लाट। नंबर सी शेक्सपियरन निगोशिएशंस। शेक्सपियरन निगोशिएशंस स्टैनली फिश से इसका रिलेशन है, यानी कि इससे जुड़ा है। देखिए नंबर डी पर है इज़ देयर ए टेक्स्ट इन दिस क्लास। इज़ देयर ए टेक्स्ट इन दिस क्लास, डी का रिलेशनशिप सैंड्रा एम गिलबर्ट एंड सुजान गबर। अब इसको आप देखिए जहाँ मैड वुमेन की बात आ जाए तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा मैड वुमेन अगर आता है, मैड वुमेन इन द अटिक की बात आती है तो फ्रांस फैनन। शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा इस पे जो है अप्लाई करिए। द रेस्ट ऑफ द अर्थ, जहाँ अर्थ की बात आ जाए तो इसका रिलेशन आप स्टीफन ग्रीनब्लाट से करेंगे। और अगर बात आ जाए शेक्सपियरन निगोशिएशन की, शेक्सपियरन निगोशिएशंस के लिए आप थर्ड स्टैनली फिश को आप ऐड करेंगे, स्टैनली फिश। एंड इज़ देयर ए टेक्स्ट इन दिस क्लास। और अगर बात आती है टेक्स्ट और क्लास की तो इसका जो बुक्स हैं और उसके जो राइटर हैं, तो इस बुक के राइटर हैं आपके सैंड्रा एम गिलबर्ट और सुजान गबर। ये सारी बुक्स हैं, इन सारी बुक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैड वुमेन का फ्रांस फैनन से रिलेशन, रेस्ट ऑफ द अगर अर्थ की बात आ जाए तो इसका आपके साथ है स्टीफन ग्रीनब्लाट। एंड द शेक्सपियर निगोशिएशन की बात आए तो स्टैनली फिश है। एंड इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, अगर टेक्स्ट और क्लास की बात आए तो सैंड्रा है राइटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। What in sum is Sydney's point in the following? Nature never set for the earth in so rich tapestry as the diverse poets have done, neither with pleasant rivers, fruitful trees, sweet smelling flowers, nor whatsoever else may make the too much loved earth more lovely. Her word is brazen, the poets only deliver a golden. Philip Sidney। फिलिप सिडनी देखिए पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इन सम इज सिडनीज पॉइंट इन द फॉलोइंग। सिडनी ने इस पोयम में किसको पॉइंट आउट किया है ये आपको बताना है, और ये फिलिप सिडनी की पोयम है। अब इसको देखते हैं, या ये वर्क है उनका। अब ये है वर्क ऑफ आर्ट आर सुपीरियर टू द नेचुरल वर्ल्ड दे रिप्रेजेंट। किसको किया गया इसमें? वर्क्स ऑफ आर्ट आर सुपीरियर टू द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब प्राकृतिक दुनिया का ज़्यादा इसमें सुपीरियर पार्ट है और उसी को रिप्रेजेंट किया भी गया है। तो बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि फिलिप सिडनी ने इस वर्क में नेचुरल वर्ल्ड को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है। अब बात आती है इसके एक्सप्लेनेशन की। इन एपोलॉजी फॉर पोइट्री 1580-81 रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, द टेक्स्ट नेचर नेवर सेट फॉर द अर्थ इन सो रिच टेप्स्ट्री एज डाइवर्स पोइट्स हैव डन। देखिए इसमें भी यही कहा गया है कि इनका जो वर्क था एपोलॉजी फॉर पोइट्री 1580-81 में आया, जो रिटन बाय सर फिलिप सिडनी के ने लिखा था। और टेक्स्ट क्या है इनका? नेचर नेवर सेट फॉर द अर्थ इन सो रिच टेप्स्ट्री, मतलब ये इनका पूरा टेक्स्ट है। सॉरी, तो ये इनका पूरा टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट के राइटर की अगर बात की जाए और इन्होंने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था, तो वर्क ऑफ आर्ट आर सुपीरियर टू द नेचुरल वर्ल्ड दे रिप्रेजेंट। बस ये आपको याद रखना है फिलिप सिडनी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय आयरिस मर्डॉच, which of the following novels by Iris Murdoch tells the story of an aging theatre celebrity who withdraws into a life of seclusion and writes a diary journal novel? इनमें से वो कौन सा नॉवेल है जो आयरिस मर्डॉच ने जिसकी स्टोरी को बताया था? और एन एजिंग थिएटर क्लैरिटी हु विड्रॉज इनटू ए लाइफ, और इसने लाइफ की बातों को लेकर कुछ चीज़ें थिएटर के ज़रिए एक्सप्लेन की थी। सेक्युलरिज्म एंड राइट्स ए डायरी जर्नल नॉवेल, ये सब आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका सी, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट है, द सी। अच्छा, द सी इज़ ए नॉवेल बाय आयरिस मर्डॉच। पहली बात आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस के आप पॉइंट आउट निकाल लीजिए, यानी कि पॉइंट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको टिक लगा के पॉइंट करिए कि द सी नॉवेल बाय आयरिस मर्डॉच, पब्लिश्ड इन 1978।
दिस नॉवल इज़ अ टेल ऑफ द स्ट्रेंज ऑब्सेशन दैट हॉन्ट अ सेल्फ सेटिस्फाइड प्ले राइट एंड डायरेक्टर एज ही बिगिंस टू राइट हिज मेमोर्स। इसी में उसने अपनी जो है मेमोर्स लिखा था, इसको भी आप याद रखेंगे, और डायरेक्ट किया था, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उसने इस नाटक को लिखा और डायरेक्ट किया। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। द सी इज़ ए नॉवल बाय आयरिस मर्डॉच पब्लिश्ड इन 1978। दिस नॉवल इज़ अ टेल ऑफ द स्ट्रेंज ऑब्सेशंस दैट हॉन्ट ए सेल्फ सेटिस्फाइड प्ले राइट एंड डायरेक्टर एज ही बिगिंस टू राइट हिज मेमोर्स। बस इसको आपको जो है इसी तरह से याद करना है और समझना है, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि आयरिस मर्डॉच, अब इसका जो आप देखिए इस तरह से याद रखिएगा कि आयरिस मर्डॉच की अगर बात हो तो उसका पहला नॉवल, पहले तो ये समझिए कि नॉवल कौन सा है। द सी नॉवल किसका है? रिटन बाय आयरिस मर्डॉच। पब्लिश कब हुआ? 1978। तो अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको नॉवल का नेम और उसके राइटर का नेम एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। और अगर पब्लिशिंग डेट याद है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी याद है तो भी कुछ ना कुछ आसपास आपको याद आ ही जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु रॉट ए गाइड कॉल्ड हाउ टू राइट ए डॉक्टरल थीसिस। The humanistic subjects considered equal in standard to the American MLS Handbook और the Chicago Manual of Style। तो ये कौन थे? पूछा जा रहा है कौन थे जिन्होंने जो मतलब गाइड हैं उन्हें कहा था हाउ टू राइट ए डॉक्टोरल थीसिस। आपने ये डॉक्टोरल थीसिस कैसे लिखी? द ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स कंसिडर्ड इक्वल इन स्टैंडर्ड टू द अमेरिकन MLS हैंडबुक और द शिकागो, और वो किस में लिखी गई थी? मैनुअल स्टाइल में लिखी गई। चलिए देखते हैं। ह्यूमर्टो इको ही यहाँ पर ये आएगा सही इसका ऑप्शन। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ह्यूमर्टो इकोज वाइज एंड विटी गाइड टू रिसर्चिंग एंड राइटिंग ए थीसिस। कौन थे ह्यूमर्टो इको? एक बहुत ही बुद्धिमान गाइड थे जो कि रिसर्च कर रहे थे और थीसिस को लिखते थे। पब्लिश्ड इन इंग्लिश फॉर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश में इसको पहली बार पब्लिश कराया था। ही पब्लिश्ड दिस बुक इन 1977 इंटाइटल्ड। 1977 में इसको पब्लिश कराया गया हाउ टू राइट ए डॉक्टोरल थीसिस द ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स। इनकी जो थीसिस का नाम था वो था हाउ टू राइट ए डॉक्टोरल थीसिस द ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन से गाइड थे जिन्होंने इस नाम से अपना लिखा था, और इसी नाम से मैनुअल ऑफ स्टाइल में, तो बताइए वो कौन से राइटर हैं? तो वो है ह्यूमर्टो इको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस रेफर्स टू द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स ग्रांट। यहाँ पर वो कौन सा व्यक्ति है? चार्ल्स ग्रांट्स के बारे में बात हो रही है कि उसको रेफ़र करिए, रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स ग्रांट्स को प्रोपोजिशन के, उस जो प्रोपोजिशन है उसको आप रेफ़र करेंगे, किसको करेंगे? चार्ल्स ग्रांट को, रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स ग्रांट। तो ऑप्शन सी सही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इंक्लूडेड लिटरेचर, नेचुरल साइंसेज एंड मैकेनिकल इन्वेंशंस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इंक्लूडेड लिटरेचर, नेचर साइंस एंड मैकेनिकल इन्वेंशन इज रेफर्स टू द रिकमेंडेशंस ऑफ चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि चार्ल्स ग्रांट कौन थे और उन्होंने किस तरह से इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ अनीता देसाई नॉवेल्स डज एन इंसान वाइफ किल हर हस्बैंड। अनीता देसाई का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें कि एक वाइफ ही अपने हस्बैंड को मार देती है? तो वो कौन सा नॉवेल है? क्राई द पिकॉक। क्राई द पिकॉक नॉवेल ऑफ अनीता देसाई। इस चीज़ को याद रखिएगा। पहली चीज़ तो आप राइटर उसकी जो वर्क है उस पर ध्यान दिया करिए कि कौन राइटर है और क्या वर्क है, क्योंकि अगर आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आगे आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। चलिए, क्राई द पिकॉक इज़ द फर्स्ट नॉवल बाय अनीता देसाई पब्लिश्ड इन 1963।
ये अनीता देसाई का पहला नावल था जो कि पब्लिश्ड होता है 1963 में। इन दिस नावल अनीता देसाई पोर्ट्रेज द साइकी ट्यूमलेट ऑफ ए यंग एंड सेंसिटिव मैरिड गर्ल माया। इसमें एक ऐसी नौजवान लड़की को दिखाया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी और मैरिड गर्ल थी और नाम था माया। हु इज़ हॉन्टेड बाय ए चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ ए फैटल डिसास्टर। वो हमेशा डरी हुई थी क्योंकि उसका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा, उसका भाग्य हमेशा उसे धोखा देता था या हमेशा उसके लिए एक डिज़ास्टर की तरह काम करता था। शी किल्स हर हस्बैंड गौतमा, और उसने ही अपने पति को गौतम को मार दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा कि क्राई द पिकॉक वॉज रिटन बाय द अनीता देसाई। बच्चों ये 10 क्वेश्चंस मैंने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाले हैं यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, इस चैनल को बनाने का मेरा जो अपना एम है वो यही है, ताकि मैं आपकी तैयारी इसी तरह से बहुत अच्छे ढंग से कराती रहूं। अब मैं इसी तरह आपके लिए नए नए क्वेश्चंस, नया नया कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना। ओके, और इसी तरह मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डुअल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ताकि बायलिंगुअल दोनों जो बच्चे हैं उनको समझ आ जाए, चाहे वो इंग्लिश का स्टूडेंट हो चाहे वो हिंदी के स्टूडेंट हो। और अगर हिंदी वालों को भी कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो वो भी समझ ले कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। इस तरह से अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आप इसको सपोर्ट करते हैं तो आगे इस पर इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।